हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा 17 जून की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि 17 जून की हम बात करते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में जो है न्यूज़ में था। पहला न्यूज़ क्या था कि एक डेटा के अनुसार बताया यह जा रहा है कि जो मई महीना जो है, ठीक है, जो अभी हमारा मई गया है, उस मई महीने में जो एक तरह से जो है व्यापार घाटा जो है देखने के लिए मिला है। ठीक है, इस मई महीने की अगर कंपेयर किया गया है तो इस मई महीने को जो है किससे कंपेयर किया गया है, तो अप्रैल 2025 से किया गया है। ठीक है, कितना व्यापार घाटा हुआ ये हमें अभी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक समरी हम पूरा डाल देंगे एक साल की, किस महीने में जो किस तरह से ट्रेंड था वो देखना पड़ता है हमें। इसमें जो है प्रीलिम्स के हिसाब से जो है सिर्फ एक चीज़ आता है, व्यापार घाटा। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं घाटा के कारण क्या था। तो घाटा के कारण की हम बात करते हैं तो कच्चे तेल की कीमत में जो है एक तरह से हम बात करते हैं गिरावट के कारण एक तरह से जो घाटा मान सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ था कि अच्छा खासा जो है प्रदर्शन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा के बारे में यह बताया जाता है कि आप जितना आयात करते हैं उसमें से जो है कुल निर्यात को अगर माइनस करते हैं तो एक तरह से हम बात करते हैं कि व्यापार घाटा जो है निकलता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि आपने 120 रुपये की जो है आयात की है, ठीक है, और 100 रुपये की आप निर्यात किए, तो प्लस में 20 आ गया। तो प्लस में 20 आने का मतलब यह है कि आपका जो है व्यापार घाटा हुआ है। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमने 100 रुपये के मंगवाए हैं और 120 रुपये के भेजे हैं, तो -20 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो है व्यापार जो है सरप्लस यानी कि अधिशेष में हम लोग हैं। तो हमें क्या मिला था कि जो मई की जो डेटा था, मई डेटा में एक तरह से देखा जाए तो व्यापार घाटा वहाँ पर देखने के लिए मिला। तो व्यापार घाटा किस तरह से होता है आप लोगों ने समझ गए, एग्जाम्पल के थ्रू से मैंने समझाया हूँ कि व्यापार घाटा तब होगा जैसे कि हमने ज़्यादा आयात कर लेते हैं या कम निर्यात करते हैं, तो व्यापार घाटा जो है होता है। अब हम बात करते हैं व्यापार घाटा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके जो है दो प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये आपका जो है मेंस के पॉइंट से आ गया। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है, तो दो तरफ से जो है प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पहला हम बात करते हैं लघु अवधि के लिए जो है प्रभाव होता है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं दीर्घ अवधि के लिए जो है प्रभाव होता है। लघु अवधि में हम बात करते हैं कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं तक जो है अधिक पहुंच मिलता है। ठीक है, जैसे कोई विदेशी वस्तु हो गया या फिर सेवा हो गए, वहाँ तक जो है काफ़ी अधिक जो है पहुंच मिलता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए जो है कम कीमतों जो है बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, यानी जो कहते हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स के लिए जो एक तरह से हम बात करते हैं कीमत जो होती है, कीमत को जो है कम बनाए रखना पड़ता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, घरेलू खपत है, उसको एक तरह से हम बात करते हैं प्रोत्साहन जो है देना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए किस में होता है, तो लघु अवधि की हम बात करते हैं प्रभाव पड़ता है व्यापार घाटा से। वही दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो दीर्घकालिक में हम क्या बात कर सकते हैं कि देश की घरेलू मूल्य जो है घट सकता है। ठीक है, अगर ये देश की घरेलू मूल्य घट सकता है, अगर इसको हम ऋण के द्वारा एक तरह से हम पूर्ति करते हैं, तो एक तरह से हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ऋण जो है बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा घरेलू मुद्रा जो है या घरेलू मूल्य की हम बात करते हैं घट सकता है। ठीक है, अब जब वो घट जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, कहीं से बोरोइंग कर लेंगे, यानी कहीं से ऋण लेंगे। लोन के जरिए अगर हम उस चीज़ को भुगतान करते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय घाटा है वो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण जो है एक तरह से जो है बढ़ सकता है। वही हम बात करते हैं दीर्घकालिक अवधि में क्या होगा कि एक तरह से जो है जो हमारा उद्योग है, उद्योग पर जो एक तरह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और एक तरह से हम बात करते हैं रोजगार पर भी जो है प्रभाव पड़ने वाला है। ये आपका GS3 इकोनॉमिक्स के पोर्शन से था, आप जिसे जो है मेंस की पॉइंट से जो है लिख सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या था कि अपन को ना ऑपरेशन सिंदूर जो चला था उसी के ऊपर जो है बात किया गया है। जो पहलगाम आतंकवादी की जो हमला हुआ था, ये जो हुआ था पहले नंबर, तो आप जो है इसको याद कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो है मालूम नहीं होगा। 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, पहले नंबर तो बात यह है FATF के ने क्या काम किया है कि जो 22 अप्रैल 2025 को जो एक तरह से हम बात करते हैं जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था,
ठीक है, इसका जो है निंदा किया गया है। और एक तरफ से जो है FTA के द्वारा क्या काम किया गया है, एक नए कदम को उठाया गया है, जिस कदम का नाम क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टूरिज्म को जो है मान्यता दिया गया। पहले नॉन स्टेट टूरिज्म का जो है मान्यता दिया था, मतलब कि स्टेट जो है इसमें जो है उसको जो पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या काम किया जाएगा कि इसमें जो स्टेट जो है स्पॉन्सर्ड होंगे, ठीक है, उनको जो है मतलब कि जो टारगेट किया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो FATF के द्वारा जो है बहुत अच्छा कदम है भारत के लिए, जो है मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है एक तरह से जो कदम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही मतलब कि छोटा न्यूज़ था। ठीक है, आप इससे जो है टेररिज्म के चाहे फिर इंटरनल कहते हैं आंतरिक सुरक्षा के मामले आता है, तो आप यहाँ पर जो है मेंस के पॉइंट से जो है कोटेशन के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि FATF क्या है। ये जो है आपका जो प्रीलिम्स के पॉइंट से जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ सकता है। इसका पूरा फुल नेम क्या आता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। क्या नाम होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका टास्क फोर्स इसका नाम है पूरा। और एक तरह से हम बात करते हैं यह जो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल करता है। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो वित्तीय मामला से संबंधित जो भी कार्य होता है वो करता है। सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। भाई हम बात करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आप जो है GS3 इकोनॉमिक्स के सेक्शन में रेगुलर में पढ़े होंगे। वाइट मनी, ब्लैक मनी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो पढ़े होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका एक सीरीज लेकर आऊँगा। आपको जो जो डिमांड हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास समय नहीं हो पाती है कि हम इतना ज़्यादा वीडियो शूट कर पाएँ, नहीं तो मेरे पास सारे कंटेंट हैं और हमें भी पेपर देना पड़ता है, हमें भी तैयारी करना पड़ता है, हमें बहुत सारा काम रहता है, इस वजह से हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। लेकिन जो जो नीड की चीज़ है वो हम जरूर करेंगे। ठीक है भाई, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो टेररिज्म फाइनेंसिंग को जो एक तरह से जो है रोकता है। हम बात करते हैं कि FATF जो है एक तरह से देखा जाए तो इसको जो 1887 में जो है बना था और G7 के द्वारा जो है बनाया गया था। ध्यान देने वाली है, अभी जो है अपन को जो है G7 जो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में था, कनाडा में हुआ था। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कनाडा कौन सी इलाका में जो है G7 की जो है बैठक हुआ था, और क्या भारत G7 का मेंबर्स है। आप लोग हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं, क्योंकि हमने कल परसों की वीडियो में जो है इस चीज़ को जो है डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। थोड़ा देखिए कितने बच्चे एक्टिव है UPSC के लिए। कुल मेंबर्स की हम बात करते हैं तो इसमें जो है 37 मेंबर्स होते हैं। 2 क्षेत्रीय सदस्य इसमें हैं, किसमें, FATF में, जिसमें हम बात करते हैं यूरोपियन कमीशन, दूसरा हम बात करते हैं गल्फ कॉरपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया को जो है ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर जो है शामिल किया गया है। भारत को जो है 2006 में, हमने अभी ऊपर कुछ सवाल पूछे थे क्या G7 में भारत मेंबर्स है, वो हम पूछे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2006 में जो है भारत जो है FATF का जो है एक तरह से देखा जाए तो मेंबर्स हैं। और कितना मेंबर्स बना था, तो 37, सबसे लास्ट जो मेंबर्स जो है बना था 2006 में, 2010 में। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, बैकग्राउंड थोड़ा हम देख लेते हैं। तो भारत को जो है 2006 में ऑब्जर्वर के तौर पर जो है G7 में जो है आमंत्रित किया गया था। फिर 2010 में जो है 37वें सदस्य के रूप में जो है इसे जो है शामिल किया गया था। हम बात करते हैं कि FATF के अगर हेड क्वार्टर की हम बात करते हैं तो FATF की जो हेड क्वार्टर है जो है एक तरह से जो कहाँ है, पेरिस में है, पेरिस में है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसकी जो है 2 लिस्ट जो है देखने के लिए मिलता है, किसके, FATF के जो है 2 लिस्ट देखने के लिए मिलता है। एक होता है ग्रे लिस्ट, दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि किसी देश को जो चेतावनी दिया जाता है कि भैया आप मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है नहीं कीजिए, टेररिज्म वगैरह को जो बढ़ावा मत दीजिए, वित्तीय जो मामला होता है उसको जो है ज़्यादा जो है आप जो है उसको बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, जब इसका जो है मतलब कि नहीं मानते हैं, उसके बाद जो है ब्लैक लिस्ट में जो है शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया किसी पर्सन के बारे में बात होता है कि पहले पर्सन को एक क्या मतलब कि डेली लाइफ से हम इसको जोड़ते हैं। किसी पर्सन को क्या काम करते हैं कि उसको हम टारगेट करते हैं कि भाई ऐसा मत करना, ऐसे वैसे वैसे है। जब वो काफ़ी ज़्यादा ना मानने के बाद उसको जो है, जब हम पहली बार उसको समझाते हैं तो मान सकते हैं कि हमने उसको ग्रे लिस्ट में डाला। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने किसी दोस्त को ये बोले कि देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो हम ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। वो नहीं पढ़ रहा था, आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब बोले कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो तभी भी ग्रे लिस्ट में डालने के बावजूद भी नहीं पढ़ा तो आप उसने जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। ब्लैक लिस्ट में क्या होगा, पैसे वैसे आप नहीं देंगे, चाहे जो भी हो, आप जो ठोस कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो वही जो है यहाँ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में बताया गया है। ग्रे लिस्ट में क्या बताया गया है
कि कोई देश को जो है चेतावनी दिया जाता है कि भैया आप मनी लॉन्ड्रिंग मत किया कीजिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब वो नहीं मानते हैं उसके बाद जो उनको जो है ब्लैक लिस्ट में जो है डाल दिया जाता है। यहाँ तक तो आपको जो क्लियर है। ब्लैक लिस्ट में कुछ ऐसे देश है जिसमें जैसे कि हम बात करते हैं ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये सारे देश जो एक तरह से देखा जाए तो ब्लैक लिस्ट में जो है शामिल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जब किसी देश को जो ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो इसके ऊपर क्या क्या लगाया जाता है, तो बताया जाता है कि उनको जो काफ़ी ज़्यादा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF हो गया चाहे जो भी हो, वहाँ से हम बात करते हैं लोन लेने में जो उनको जो काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होता है, जिनको जिस देश को जो है ग्रे लिस्ट में जो है शामिल किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या बात किया गया है कि जो हमारा SDG 4 हम बात करते हैं के तहत जो है शिक्षा के जो है सुनिश्चित करने के ऊपर जो है बात किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि UNA के द्वारा जो है कितने गोल्स को निर्धारित किया गया है, तो हम बात करते हैं 17। याद होनी चाहिए आप लोगों को कि कौन कौन सी हैं, सभी को जो है टिप्स पर याद होनी चाहिए। 17 गोल जो है अपन को जो है याद होनी चाहिए। और हम बात करते हैं कौन कौन सी है, एक बार आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा हूँ लेकिन आप जो है लिख सकते हैं। पहला है नो पॉवर्टी यानी गरीबी से मुक्ति। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जीरो हंगर। तीसरा हम बात करते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है। 8वें तक पहुँचे गए। 9वें में हम बात करते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। 10वें में हम बात करते हैं रिड्यूस इनइक्वलिटीज हो गया। 11वें में हम बात करते हैं तो 11वें में आ जाएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो गया। 12वें में बात करते हैं जिम्मेदारी के साथ जो है उपभोग। 13वें में बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। 14 में बात करते हैं कि पानी में जीवन। 15 में हम बात करते हैं भूमि पर जीवन, शांति स्मारक वाले जो संस्था की स्थापना करना। और 17वें में बात करते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में जो है सामूहिक भागीदारी जो है निभाना। तो ये 17 गोल को जो है आप जो है याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। और एक चाहे तो आप इसका जो है लिख सकते हैं या फिर आप गूगल से भी जो है इसको जो है डाउन कर सकते हैं, मतलब कि जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि SDG 4 की जो है तहत जो शिक्षा को सुनिश्चित करने के ऊपर जो है बात किया गया है। तो हम पहले हम बात करते हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि UNO के द्वारा जो है 17 गोल निर्धारित किया गया है। इसमें हम बात करते हैं SDG 4 में क्या गया, 2 कैटेगरी देखने के लिए मिला है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है SDG 4 में। तो इसमें 2 देखा गया है जिसमें बात करते हैं टारगेट 4.41 है और दूसरा हम बात करते हैं टारगेट 4.4.2 देखने के लिए मिला है। 4.4.1 में क्या बताया गया है, युवाओं और वयस्कों के जो है संचार एवं सूचना कौशल देने के बारे में बात किया गया है। वही हम बात करते हैं टारगेट 4.4.2 में क्या बताया गया है कि डिजिटल जो कौशल में है उसमें एक तरह से जो है दक्षता जो है प्रदान करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि CAMS के द्वारा जो है एक तरह से हम बात करते हैं जो शिक्षा के ऊपर जो है एक तरह से जो है रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया, एक सर्वे किया गया है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि CAMS क्या है। CAMS की हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे, एक तरह से इसका जो है पूरा फुल नेम होता है। और इसके इस सर्वे के अनुसार क्या बताया गया है, पहली नंबर बात तो यह है कि CAMS जो है एक तरह से हम बात करते हैं NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। NSSO क्या है आप लोगों को सभी जो है मालूम होनी चाहिए कि NSSO का नाम क्या है, पूरा फुल नेम जो है आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि जो अपन को जो संपूर्ण भारत में क्या है कि 76.3% ऐसे परिवार हैं जिनके पास जो है ब्रॉडबैंड की जो है एक तरह से जो है सुविधा यानी कि इंटरनेट की जो है सुविधा उपलब्ध है। जिसमें से हम बात करते हैं 2 कैटेगरी देखने के लिए मिल गया। पहली कैटेगरी जो है अपन को जो है ग्रामीण इलाका वाले आ गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं शहरी इलाका आ गया। ग्रामीण में हम बात करते हैं 71.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है ब्रॉडबैंड के एक तरह से जो है सुविधा जो है उपलब्ध है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि शहरी इलाका में जो है 86.5% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जो है ब्रॉडबैंड यानी कि जो है इंटरनेट की जो है फैसिलिटी जो है उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट क्वालिटी वाले जो है एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले हम बात करते हैं राज्य जो है परसेंटेज के मामले में एक तरह से देखा जाए तो परसेंटेज के मामले में जो है दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा है।
दूसरी नंबर पर बात करते हैं तो गोवा आता है, और तीसरी नंबर पर हम बात करते हैं तो मिजोरम आता है। वही हम बात करते हैं कि जाति के आधार पर हम बात करते हैं कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जो है 5 स्टार लगा सकते हैं। हम बताएंगे कि इसमें जो है आप कहीं से भी इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 हो गया छुआछूत के यहाँ से, चाहे अनुच्छेद 15 हो गया, आर्टिकल 14 के तहत जो है इसके जो है कहीं भी कोटेशन के रूप में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे जो है गवर्नमेंट पॉलिसी GS2 से भी इसके जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जाति के आधार पर हम बात करते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला राज्य में हम बात करते हैं, या फिर जाति के आधार पर हम बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सदस्य की हम बात करते हैं, या फिर समुदाय की हम बात करते हैं, तो जिसमें हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के पास कितना है, 84% है। ठीक है, वहाँ तक जो है वो जिनके पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उपलब्ध है। वही हम बात करते हैं BC के पास जो है, यानी कि बैकवर्ड क्लास की हम बात करते हैं, या बैकवर्ड क्लास हम वही होती है, तो 77.5% है। SC हो गया, उनके पास जो है 69% हो गया। ST के पास हम बात करते हैं 64% है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। आप मेंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस डाटा को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि अभी भी ये देखा जाए तो सामाजिक रूप से जो है वंचित वर्ग जो है अभी भी सामान्य वर्ग की तुलना में जो है पीछे है। कहने का मतलब यह है कि जो हमने आर्टिकल 17 का जो इम्प्लीमेंट किए थे उसका अभी तक जो है नहीं देखने के लिए मिला है सुधार। इससे निष्कर्ष, बहुत सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या बताया गया कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जो है अभी भी जो है सामान्य वर्ग की तुलना में जो है पीछे है। ठीक है, हम बात करते हैं आय के अनुसार, हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो है क्या स्थिति है। तो आय के अनुसार इंटरनेट की कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, तो आय के बढ़ने के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो बढ़ती है, वही आय के घटने के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है घट जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बात करते हैं कि अमित शाह के द्वारा जो है, हमारे अमित शाह कौन सी पद पे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनको जो क्या मिला है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा तो इनको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह के द्वारा क्या काम किया गया है। जो आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जो है 3 प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया है। पहला हम बात करते हैं NDEM नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट हो गया, लाइट 2.0। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं कि फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस ऑफ आसाम, ये जो है स्टेट के लिए है, पर्सनल एक स्टेट के लिए। UPSC के प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है, 2025 के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो पूछा गया है, तो इस चीज़ को जो आप ध्यान में रखिए, इसीलिए इसको जो मेंशन मैंने किया था, नहीं तो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस ऑफ आसाम जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टेट के लिए है। भाई हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ICRER, एक तरह से 3 जो है इसको जो है आप जो है ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों क्या होता है ना, मैं अपनी एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं अपनी कमियाँ बता रहा हूँ। जैसे 10 मिनट के बाद जैसी वीडियो की लेंदी होने शुरू होती है तो मैं ना बोलने में वो आ जाता है यार, हम क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं सॉरी चाह रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा और इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ आइडिया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें कौन सी आइडिया अपनाना पड़ेगा। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं आगे सुधार करने की। जैसे कि अभी हमने SDG के बारे में बात करते हैं, 17 गोल निर्धारित किया गया, हमें 17 गोल ऑटोमेटिक याद था, लेकिन हम बात करते हैं जब आप लोगों के सामने बोलने की हम कोशिश किए तो मैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा मेथड हमें अपनाना चाहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 18 जून की रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।